आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। अरे माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। कहीं बात चलाई इसकी? पहले अमजद का फैसला हो जाए, फिर उसके बाद इसी की बारी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह नेक नसीब करे। वो हम तो ये चाहते हैं कि जैसे ही अमजद के पेपर ख़त्म हो, हम बारात लेकर आपके घर आ जाएं। आप लोगों का क्या ख्याल है? जी, जुम्मन बुआ ने जिक्र किया था, मैंने वीर जी से बात भी की है, वो राजी हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लो भाई, बात तो बिल्कुल पक्की हो गई। अब एक जोड़ा इधर से और एक जोड़ा इधर से, मेरे तो 2 जोड़े हो गए। हाँ। अरे बुआ, 2 जोड़े क्यों, मैं तो आपको पूरे 4 जोड़े दूंगी। आखिर ये सब कुछ आपकी बरकत और आपकी बदौलत ही हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बड़े खुलूस से जोड़ा है ये रिश्ता जुम्मन बुआ ने। बस जी, सारी बात नियतों की है। माशाल्लाह, आप सबकी नियत भी बहुत अच्छी और हमारी भी नियत बिल्कुल साफ है। बाकी जोड़े तो अल्लाह ताला आसमानों पर बनाते हैं। सही। अम्मी, वो भाई वाली बात। हाँ, जुम्मन बुआ ने आपको बता तो दिया होगा। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों बच्चों की मुलाकात करा दी जाए। इन दोनों की तसल्ली भी बहुत जरूरी है। जी ठीक कह रही हैं आप, जुम्मन बुआ ने जिक्र तो किया था, लेकिन हमारे वीर जी ऐसी रस्मों के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन क्या किया जाए, दुनियादारी के तकाजे भी पूरे करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। कर लेंगे कुछ ना कुछ। मेरा तो ये ख्याल है कि लड़की को ये हक मिलना चाहिए कि वो लड़के से मिले, उससे बात करे, वो जाने कि लड़का उसके लायक है भी कि नहीं। इससे आप खुदा ना खास्ता ये ना समझिएगा कि अमजद धानी को परख रहा है। ये धानी के लिए भी अमजद को जानने का एक मौका है। आखिर उसने पूरी उम्र गुजारनी है अमजद के साथ। जी ठीक है। आप ये बिस्किट लीजिए ना प्लीज। जी। वो आप भी लेना। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबू बोतल 2 किलो दूध। मेरा ख्याल है तू गलती से यहाँ आ गया है। ये दूध दही की दुकान है और दूध आजकल किलो में नहीं लीटर में तुलता है। चलो पहलवान जी, लीटर दूध दे दो, बस थैली में डाल दो। आज सूरज कहाँ से निकला है? ओए तुम्हें दूध की जरूरत क्यों पड़ गई? ओ कोई बच्चा तो नहीं पाल लिया ना कि लेदा है? अरे पहलवान जी, एक तो आप बहस बहुत करते हैं। वो अपने छोटे साहब जी हैं ना, उनके लिए सुबह का नाश्ता, सुबह की चाय, फिर रात को दूध पत्ती पीनी होती है, उन्होंने उनके नाश्ते का बंदोबस्त करना है, इसलिए दूध चाहिए। बल्कि आप एक काम कीजिए, अपने लड़के से बोल दीजिए कि रोज 1 लीटर दूध घर भिजवा दिया करे, महीने के महीने हिसाब कर लेंगे। और हिसाब किताब की बात नहीं है, वो लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। उस दिन देखा नहीं पूरे मोहल्ले में कैसे सबको दलील करके चला गया। मैं तो कहता हूँ तू भी उससे संभल के रहा कर। वो बड़े बाप की औलाद है, कोई ऊंच नीच हो गई ना तो सब तेरे गले पड़ जाना ना कि लेदा। अरे पहलवान जी, एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इस छोटे से लड़के से ये पूरा मोहल्ला क्यों डरता है। कोई उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, कोई कहता है कि उसको डरा धमका के मोहल्ले से निकाल दे, कोई कहता है कि उसको बेइज्जत करके मोहल्ले से निकाल दे। अजीब बात है। देख भी बाबू बोतल, शेख साहब की इस मोहल्ले में बड़ी इज्जत है, तू तो जानता है। और अगर उनकी इज्जत को कुछ हुआ तो फिर तुम जानते हो कि सारा तुम पे आएगा। और अगर शेख साहब ने ऐसी बात की है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना कि लेदा। पहलवान जी, वजह तो खुद शेख साहब ही है। और देख भाई बाबू बोतल, उस दिन जो राजा के साथ उस लड़के का झगड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या वजह है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं।
और इस मोहल्ले में शेख साहब की बहुत इज्जत है, ये सब जानते हैं, ना की लीदा है। बेफिक्र रहें पहलवान जी, अगर शेख साहब या मोहल्ले के किसी भी फर्द की इज्जत पर हर्फ आया छोटे साहब की वजह से, तो इसी चौक के अंदर छोटे साहब को भी और मुझे भी सूली पे लटका देंगे। ना की लीदा है। तुम यहाँ खड़ी हो, पता है बीजी तुम्हें ढूंढते ढूंढते छत तक चली गई थी। कब से बुला रही हो तुम्हें? तो शाम से यही थी। पता है बीजी भी कह रही थी पहले तो हर वक्त दूसरों की छतें टापती रहती थी, अब क्या हो गया है? अब तो जैसे तुम छत का रास्ता ही भूल गई हो। किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा दिल नहीं चाहता। और पहले तो बीजी मुझे खुद डांटती रहती थी कि मैं पूरा दिन ज़ाया करती हूँ पतंगबाजी में और लड़कियों के लक्षण अच्छे नहीं होते वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? अच्छा मूड मत खराब करो, वो ना बीजी ने पैगाम भिजवाया है कि कल 4 बजे दरगाह जाना है, जुम्मन बुआ भी साथ जाएंगी। शानी, तुम भी मेरे साथ चलना। क्या पूरा जुलूस जाएगा? बल्कि मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर दूंगी, ठीक है? मुझे कोई तैयार वैयार नहीं होना, मैं जैसी हूँ वैसी ही जाऊंगी। किसी को पसंद करना है करे, नहीं करना नहीं करे। तुम अभी तक सोए नहीं छोटे साहब? उसका इंतजार ना करो, वो अब छत पर नहीं आएगी। मुझे लगता है मैंने उसकी वाहिद आजादी भी छीन ली है उससे। उसके हिस्से में उस छत का आसमान ही तो आता था, वो भी मेरी वजह से तर्क कर दिया उसने। ऊंची इमारतों से मेरा मकान गिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। यहाँ का यही दस्तूर है छोटे साहब, कोई किसी के हिस्से का सूरज खा जाता है और कोई किसी के हिस्से का आसमान। इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए था, हर चीज हर बात का फलसफा मौजूद है तुम्हारे पास। जब इंसान अपना सब कुछ खो देता है तो फिर ये एक फलसफे की पूंजी ही तो रह जाती है उसके पास। ऐसे इस बाजारी दुनिया में इस फलसफे का भी कोई काम नहीं, यहां पर सिर्फ नोट चलता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अजीब है ये दुनिया भी, कोई पैसे की वजह से परेशान है और कोई पैसे के लिए। जबकि दोनों को इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। अलबत्ता साहब, तुम जैसे इस दुनिया में कम ही होंगे जो अपने बाप दादा की अरबों की जायदाद छोड़कर इस कुटिया में आ बसे। जानते हो बाबू, इस दुनिया का सबसे बड़ा बहरान क्या है? अपनी शनाख्त ना होने का बहरान। और मैं भी इसी बहरान में मुब्तला था। कहानी ने मेरे अंदर की खोई हुई शनाख्त को झंझोड़ कर रख दिया था। और आज जब मैं अपने आप की तलाश में उसी की गली में आके बैठा हूं, तो उसने खुद को ही दीवारों में कैद कर लिया। क्या
उसे बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं आता होगा बाबू। ख्याल ना होता तो वो खुद को तुमसे छुपाती ना फिरती। उसे हरदम तुम्हारा ही ख्याल है, वरना आज भी वो अपनी छत पर पतंगे उड़ा रही होती, लोगों के पीछे काट कर सीटियां बजा रही होती। मगर मुझे तुमसे एक गिला है छोटे साहब। कितनी जिंदा दिल लड़की थी वो, तुम्हारी मोहब्बत के जहर ने उसे मार डाला। फिक्र ना करो, उसे हरदम तुम्हारा ही ख्याल है छोटे साहब। एक नंबर के नालायक हो तुम जहांगीर। एक मामूली सा काम कहा था तुम्हें, 2 हफ्ते लगा दिए तुमने। मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर, वो लड़का कहीं टिक कर बैठता ही नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है उसे। क्या समीर का पता चल गया? तो तुम इस तरह बेवकूफों की तरह हाथ पर हाथ रखे खड़े क्यों हो? बताओ मुझे, कहाँ है वो उसी मोहल्ले में रह रहा है सर, जहां उसके बाप की हवेली थी, अंदरूने शहर। क्या वो वहां रह रहा है? कहाँ? अपने बाप की हवेली में? नहीं सर, वो मोहल्ले का कोई बिगड़ा हुआ शराबी है बाबू, उसके 2 कमरों के मकान में ठहरा हुआ है सर। Can't believe it. So disgusting. वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, सदा आबाद रहो। अम्मी, दुआ नहीं करनी, हम चले? बुआ और बीजी को भी साथ ले चलते हैं ना, देर ना हो जाए। हाँ, बाकी देर ना हो जाए, दुआ कर लेते हैं। मैं दुआ करके भी आती हूँ। चले चलिए अम्मी, भाई हम आते। अस्सलाम वालेकुम। आपको यूँ यहाँ बुलाकर ज़हमत देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। जी फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। देखिए, ऐसा मत कहिए, मेरा मकसद आपकी हाज़िरी लगवाना तो नहीं। भाई, जो भी आपका मकसद हो, मुझे बीजी का हुक्म था तो मैं चली आई। आपको जो सवाल पूछने आप पूछ लीजिए। ठीक है, मैं फिर बराह रास्त आपसे सवाल करता हूँ। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? जी, मेरा मतलब कि आपकी मर्जी तो शामिल है ना इस रिश्ते में? नहीं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि हमारे यहाँ घर के बड़ों की मर्जी में ही लड़की की मर्जी होती है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। लेकिन आप मुतमईन तो हैं ना? देखिए, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि मैं मुतमईन हूँ या नहीं हूँ। आपने और मैंने, हम दोनों ने अपने घर के बुजुर्गों पे एतबार करके इस रिश्ते से हाँ कहा है। अब हमारा इत्मीनान, हमारी खुशी सब उसके एतमाद पे कायम है। मुझे आपकी साफ गोई पसंद आई और आपका एतमाद भी। आपने लगी लिपटी रखे बगैर ही सब कुछ इतने सच्चाई से अपना मुद्दा बयान कर दिया कि मैं अब मुतमिन हूँ। आपको कुछ अगर मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। सवाल करने का हक आप रखती हैं। मुझे कोई सवाल नहीं पूछना। अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो
जिस तरफ बाकी घर वाले गए हम उस तरफ चल सकते हैं, यहाँ अकेले खड़ा होना मुझे अजीब सा लग रहा है। जी आप चलिए, बस मैं आता हूँ। मेरी तो जैसे सारी दुआएं आज बिना मांगे ही पूरी हो गई। आप प्लीज चलें। बस ये कसर रह गई थी, हमारी बरसों की कमाई हुई इज्जत खाक में मिलाने की। शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। क्या हुआ है, कुछ बताएं तो सही। क्या पता चला है समीर के बारे में? मॉम, भाई बस्ती में किसी शराबी घर में जाकर रह रहे हैं। नाक कटवा के रख दिया तुम्हारे लाडले ने हम सब की। साबित क्या करना चाहता है वो आखिर? हाउ डिस्गस्टिंग। ये वो गुस्सा करने का बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक हमें वहां जाकर उससे वापस आने पे मजबूर करना चाहिए। What? Are you out of your mind? हम उस गंदी जगह पर जाकर उसकी मिन्नतें करेंगे? Never. वो तो यही चाहता है कि उन सब के सामने हमारी बेइज्जती करे, वरना वहां कभी ना जाता। मगर कुछ दिन बाद उसी बस्ती में आपको वोट इकट्ठे करने के लिए भी तो विजिट करना ही पड़ेगा, तो अब क्यों नहीं? I know. वो मजबूरी होगी, लेकिन उसको मनाने के लिए वहां जाना सवाल ही पैदा नहीं होता। Neither me. मगर किसी को तो जाना होगा ना। अब हम उसे हमेशा के लिए वहां तो नहीं छोड़ सकते। कोई नहीं जाएगा वहां उसे लेने के लिए। उसे आना होगा तो खुद वापस आएगा, कोई रोक टोक नहीं है उसके वापस आने पर। लेकिन अगर वो ये समझता है कि उन जाहिल और गवार लोगों के दरमियान में रहकर वो हमें ब्लैकमेल कर सकता है, तो इसकी बहुत बड़ी भूल है। We're not emotional fools. I think we again making a mistake. तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। आपी, कैसी रही मुलाकात तुम्हारी? सर में दर्द है, मैं ऊपर जा रही हूँ। आपी सुनो। बीजी आप बताएं ना, कैसी रही मुलाकात? अमजद भाई और आपी की कोई बात हुई? जो मुंह में आता बोल देती हो, कोई सुन लेगा तो खजा हो जाएगा। किसी से मुलाकात करने नहीं गए थे हम, लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखना था सो देख लिया, कोई आंख धक्का करने नहीं गए थे। और फिर अमजद मियाँ इतने अच्छे हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई नापसंद करेगा। माशाल्लाह से लाखों में एक है, और हमारी धानी के साथ जचे का भी खूब। तो फिर आप भी इतने गुस्से में क्यों हैं? उससे खुद ही पूछ लेना, गुस्सा तो उसकी नाक पे धरा रहता है हर वक्त। चलो तो मेरे साथ बोर्ची खाने में, जल्दी से खाने का कुछ कर ले, हमारे अब्बा आते ही होंगे। वाह छोटे साहब वाह, आप उन लड़कों के पास ही चले गए। मोची दरवाजे से लेके भाटी गेट तक उन लड़कों से बदमाश डरते हैं, और आप कड़ा वापस करने उनके पास ही चले गए। वो कड़ा मेरे पास उस लड़के की अमानत था, मैंने सोचा उसे वापस लौटा दूं। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, जान से मार देते हैं। वाह छोटे साहब, आशिक अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है, अपनी शारक पर किसी खंजर के इंतजार में रहता है। ये सब सुना था मैंने, आज देख भी लिया। तुम्हें उनसे डर नहीं लगा? अब मुझे सिर्फ अपने आप से डर लगता है कि मैं कहीं खुद को अपनी नजरों में ना गिरा दूं। जानते हो बाबू, मुझे अपने सारे दुश्मन बहुत मासूम लगते हैं कि सारी दुनिया में उन्होंने दुश्मनी के लिए चुना भी तो किसे चुना।
जो खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे भला किसी दुश्मन की क्या जरूरत है? मुश्किल बातें करने लग गए तुम। बाबू, मैंने मोहल्ले वालों की नजरों में अजीब सी तपिश देखी अपने लिए। उन्हें मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है शायद। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये तब्दीली जल्दी बर्दाश्त नहीं करते। उनके लिए तो बहुत बड़ा अलमिया है। उनके जहन में ये था कि 2-4 दिन में घर वालों के साथ झगड़ा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, एक बड़ी सी गाड़ी में तुम्हारा बाप आएगा और तुम्हें अपने साथ बिठा कर ले जाएगा। वो तुम्हें दिल से कबूल नहीं करते। अमीर बहुत बुरे होते हैं बाबू। नहीं, अमीर और गरीब अच्छे बुरे एक जैसे ही होते हैं, बस इन दोनों के दिलों में जगह कम होती जा रही है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आज गली में शेख साहब से टाकरा हो गया था। मैंने सलाम किया मगर उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया। यानी कि इस मोहल्ले में अब सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं जिसके सलाम का जवाब नहीं दिया जाता। यक न शुद्ध, दो शुद्ध। दोनों मिलकर शेख साहब को सलाम किया करेंगे। ठीक है, ठीक है छोटे साहब। कुछ कुछ खाओगे? खाओगे कुछ? आलू की भुजिया पकाई है मैंने। आओ खिलाता हूँ। आजा आजा। क्या हो गया आप ही? इतने गुस्से में क्यों हो? तो क्या करूं? पागलों की तरह खैखे लगाऊं कि अपने मंगेतर से मिलकर आई हूं? क्या हो गया है? जाते वक्त तो तुम बिल्कुल ठीक थी। कि पीछे और बुआ का रचाया हुआ प्लान था। कभी बात नहीं करूंगी दोनों से। कुछ बताओगी भी या यूं ही खुद पर गुस्सा करती रहोगी? पीछे मुझे अमजद अली के साथ अकेला छोड़ के दुआ पढ़ने चली गई। अजीब लग रहा था मुझे। इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? तुम बीजी के साथ उनसे मिलने ही तो गई थी, खुद ही तो हामी भरी थी तुमने। इस बात की हामी नहीं भरी थी मैंने। जो लगा था कि कोई बात होगी तो सबके सामने होगी। मुझे जरा सा भी शुबा होता तो मैं कभी ना जाती। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसे लगे अमजद भाई? कितने डिसेंट और सोबर है ना। किसी प्राइमरी स्कूल के उर्दू के टीचर लगते हैं। आप कैसी हैं? आप ये बताएं, आप वो बताएं, आप खुश तो हैं? बता के लिए यूं तो ना कहो, बेचारे इतनी इज्जत से बात करते हैं। तारीफें करने की जरूरत नहीं है। तुम सब यही चाहते थे मैं जाके मिल लूं तो मैं मिल ली। अब जान छोड़ो मेरी। पता है बीजी कह रही थी कि तुम उन्हें बहुत पसंद आई हो। लट्टू हो गए वो तुम पर। चाय पियोगी? मैं अपने लिए बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लेके आती हूँ। अच्छा जाओ भाई जल्दी मिठाई बांटो। अस्सलामुअलैकुम सर। भाई मिठाई का ये किस खुशी में है? अपने अमजद भाई की मंगनी हो गई है सर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ खैर मुबारक। सर बांट के आए। हाँ तो खैर मंगनी तो काफ़ी दिन पहले हो गई थी, बस ऑफिस वालों का मुंह मीठा कराना बाकी था, तो मैंने सोचा चलो आज वो भी कर दें। सर वो कहते हैं ना कि मिठाई ठीक वक्त पर मिले तो उसकी मिठास ज़्यादा होती है। अच्छा भाई, इस बात का तो खैर मुझे इल्म नहीं है, लेकिन सच बताऊं तो असल खुशी मुझे कल ही मिली है।
यूँ समझो कि इससे पहले खुशी और मेरे दरमियान एक मशकूक से उलझनों का पर्दा था। खैर कल वो भी हट गया। तो आपको डबल मुबारक हो सर। खैर मुबारक। क्योंकि कभी कभी खुशी सिर्फ शराब ही साबित होती है। कम से कम आप उन खुशनसीबों में से तो हैं जिन्हें असल खुशी मैसर आई है। हाँ, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी और मेरी उम्र में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, ये है कि तुम तालीम में काफ़ी आगे हो मुझसे। अगर तुम चाहो तो मुझे मेरे नाम से मुखातिब कर सकते हो। और वैसे भी तुम्हारे मुंह से सर सुनना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, मेरे टीचर कहा करते थे कि ओहदे और रुतबे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, चाहे उम्र में कितना ही फर्क क्यों हो। आप मेरे बॉस हैं और बॉस को नाम से नहीं सर कह के मुखातिब करना ही बेहतर है। ऑफिस डिसिप्लिन का मामला है सर। चलो, जो तुम्हें मुनासिब लगे। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं भाई, ये याद रखना कि अगर कभी तुम मेरे बॉस बन गए ना, तो भाई मैं तो तुम्हें समीर कह के ही बुलाऊंगा। क्या कहते हैं, वंस अ बॉस ऑलवेज अ बॉस। मुझे उम्मीद है सर आप पे इतना बुरा वक्त नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर। कांग्रेट्स सर। बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आता इस लड़के का क्या करूं। नाक में दम किया हुआ इसने, कहीं का नहीं छोड़ा। एक बाप की हैसियत से देखो तो ये वाकई बड़ी शर्म का मुकाम है कि तुम्हारा सगा बेटा अपना घर छोड़कर एक शराबी के दर पर पड़ा है। लेकिन एक सियासतदान की नज़र से देखो तो ये सौदा कोई इतना बुरा भी नहीं है। वो कैसे? तुम्हारा हल्का वही इलाका है ना, वहां तुम्हें अपनी शनाख्त को जिंदा रखने के लिए बहुत होमवर्क की जरूरत थी, क्योंकि सालों से कोई ऐसा फलाही काम तो तुमने किया नहीं था। तुम्हारा सगा बेटा चाहे नाफरमानी की वजह से ही सही, लेकिन वहीं पर उन लोगों के दरमियान मौजूद है। सोचो तो लाखों की पब्लिसिटी रोजाना बगैर किसी खर्चे के हो रही है। वो लोग समीर को कबूल कर लेते हैं और समीर भी उनमें घुल मिल जाता है, तो सोचो हमारी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। उन लोगों को इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमारी पार्टी की तरफ मोटिवेट कर सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग आखिर समीर जैसे अमीरजादे को अपने दरमियान कैसे कबूल करेंगे। और बफर्ज़ महाल अगर समीर उनके दिलों में जगह बना लेता है और उनसे घुल मिल जाता है, तो भी वो हमारी मदद क्यों करेगा? वो तो हमसे मुतनफ़र होकर के आए यहाँ से। हाँ, ये अलबत्ता एक अहम सवाल है, लेकिन फिलहाल हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बंदे लगा रखे हैं। फिलहाल तो समीर को भी वहाँ पे एडजस्ट होने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहेगा। पहले उसे अपनी शनाख्त बनाने दो, फिर सेकंड स्टेज की तरफ आते हैं। और अगर उन लोगों ने समीर को कबूल ना किया और वो वहाँ अपनी कोई शनाख्त ना बना सका, तो भी हमारा ही फ़ायदा है। इस सूरत में समीर दिल बर्दाश्ता होकर वापस लौट आएगा। हमारा एक मकसद नहीं तो दूसरा ही पूरा हो जाएगा, यानी कि समीर की वापसी। I got it. I got it. You're a genius. You are a genius, my friend. इसे कहते हैं कि सियासत में जिद भी मेरी और पट भी।
एक्सीडेंट हो गया है। ओ किधर है मेरा गुड्डू? वो इसे घर ले गए हैं। ओ चल मैं आया मगर ही। ओ छोटे ओ मैनू उठा है। कौन है भाई? ये ले वीरा, बेबे ने गर्म दूध में हल्दी मिलाकर भेजी है तेरे लिए, इससे तुझे आराम आ जाएगा। इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं अब ठीक हूँ, बस कुछ पुराने जख्मों के टांके खुल गए थे, तो 4 दिन में ठीक हो जाएंगे। दूध है, पी ले, वरना बेबे मुझे बहुत डांटेगी। समझ, तेरी छोटी बहन तेरे लिए दूध लाई है। अगर ये बात है तो ठीक है। वैसे भी सुना है भाई बहनों की कोई बात टालते नहीं है। क्यों समीर बहू, तेरी कोई बहन नहीं है क्या? आज तक तो नहीं थी, गर्भ से है। डालिए। फिर बहन का मान रखी। वो सब तो ठीक है, मगर ये ग्लास मुझ जैसे 4 लोगों के लिए काफी है, पूरा नहीं पी पाऊंगा मैं। बस अब तुम जाओ, काफी शाम हो गई है। बाकी जाकर गुड्डू को पिला देना और उसकी बेबी से कहना कि उसके कान खींचे। ऐसे दीवानावार पतंगों के पीछे भागते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कह दूंगी। तुम भी अब आराम करो, अम्मा को भी कह दूंगी कि कल मेरे साथ आए, ठीक है? शानी, क्या मुसीबत है? क्या हुआ? हाँ, क्यों खींच के ले आई मुझे? मैं बीजी के लिए चाय बना रही थी। रुको ना, वो सामने वाली रशीदा नहीं है, उसकी अम्मी आई थी अभी गुड़ वाले चावल लेकर। वो बता रही थी कि पहलवान चाचा का बेटा है ना गुड्डू। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? खैरियत तो है? हाँ, वो तो खैरियत से है, मगर उसको एक्सीडेंट से बचाते बचाते समीर को काफी गहरी चोट आई है। अभी कुछ देर पहले ही लौटा है हॉस्पिटल से मरहम पट्टी करवाकर। बहुत अफसोस हुआ। मुझे क्यों बता रही हो ये सब? मेरा क्या ताल्लुक है सबसे? क्या हो गया आप ही? हमारा उससे ताल्लुक हो या ना हो, इंसानियत के नाते तो है ना। बेचारा जब से इस मोहल्ले में आया है जख्म पर जख्म ही खाए जा रहा है। कितना आराम से रहता होगा ना अपनी महल जैसी हवेली में। तो किसने कहा था उसे हीरो बनने को, इस छोटे से मोहल्ले में आके रहने को? सब जानती हूँ क्या साबित करना चाहता है। अगर नजर आए ना तो उससे कहना इस सब का कोई फायदा नहीं, अपने ऊपर रहम करे और अपने घर वापस चला जाए। उसका कोई नहीं रहता यहाँ पे। आपी, वैसे उसने वो सब कुछ कर दिखाया जो किसी के बस की बात नहीं थी। अपनी धुन का बड़ा पक्का निकला है वो। सच बताऊं, जो तो उससे बड़ी हमदर्दी होने लगी है। तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है उससे? अपनी मर्जी से आया है ना, अपनी मर्जी से वापस जाएगा। तुम जाओ, जाके सो जाओ। आपी, वैसे वो मुझे कहीं वापस जाता दिखाई नहीं देता। वो जाने वालों में से नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं। और मैं कहा समीर बाबू कैसी तबीयत है? मैंने कई दफा सोचा कि गुड्डू की बेबे को लेके तुम्हारा शुक्रिया अदा करने जाऊं, पर तुम तो कहीं जा रहे हो। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरी तबीयत अब ठीक है, काम पे जा रहा हूँ। अच्छा, एक गिलास मीठी लस्सी का पीते जाओ। ऐसी लस्सी पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, पेड़े डालकर ना की लईदा है। अरे नहीं पहलवान जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं लस्सी नहीं पीता, या यूं समझ लें कि हम जैसों को खालिस लस्सी हजम नहीं होती। गुड्डू कैसा है? वो बदमाश तो घर में दौड़ता फिरता है। चोट तो तुम्हें लगी थी समीर बाबू। पहलवान तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। गली के बच्चों ने बताया अगर थोड़ी सी देर हो जाती
तो खुदा ना खास्ता पहलवान जी बुरी बातें नहीं सोचा करते। मेरी तरफ से गुड्डू को प्यार दीजिएगा। अब चलता हूँ वरना दफ्तर के लिए देर हो जाएगी। एक आखिरी बात सुनते जाओ बाबू, पहले मैं तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझता था, आज मुझे अपनी सोच पे शर्म आ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बाबा जी। नहीं पहलवान जी, आपको माफी मांगने या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई बहुत बुरा हूं। अगर बुरा ना होता तो इतने अच्छे लोगों से जान पहचान में इतना वक्त थोड़ी लगता। अपना ख्याल रखिएगा। नहीं समीर बाबू, बुरे तो हम लोग हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना कि लईदा। देखिए मैं तो कहती हूँ एक बार और सोच लें प्लीज, कहीं ये जुआ हमें महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि दाव पे कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना बेटा समीर है। सियासत में ऐसे जुए खेलने पड़ते हैं, और उसे हमने वहां नहीं भेजा उस गंदी बस्ती में। खुद अपनी जिद और अना की वजह से जलील और ख्वार होता फिर रहा है वहां। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि भाई ने उस गंदी बस्ती में इतने दिन गुजार कैसे लिए। हर आधे घंटे बाद वहाँ लाइट चले जाती है, और जब भी हम हवेली जाते हैं तब सारा दिन जनरेटर पर ही तो गुजारा करते हैं। हैरत ये है कि यहाँ किसी को बिजली की फिक्र है तो किसी को अपनी सियासत की। जिसकी हम सबको फिक्र करनी चाहिए उसकी फिक्र तो कोई कर ही नहीं रहा। अगर यही हाल रहा तो मुझे डर है कि हम समीर को हमेशा के लिए खो ना दें। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।